हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th। इस वीडियो में हम क्लास 10th का रिवीजन शुरू करेंगे फिजिक्स पोर्शन का, जो कि स्पेशली रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जिन बच्चों के भी बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं वो ज़रा ध्यान दें इस वीडियो पे। जो क्लास 10th की साइंस है उसमें जो फिजिक्स के चैप्टर हैं वो ये 4 चैप्टर हैं: लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर लाइट। यहाँ पे हम लाइट के दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना पढ़ेंगे, जिनमें से एक का नाम है रिफ्लेक्शन, एक का नाम है रिफ्रैक्शन। इनमें फ़र्क क्या है, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, ये जब कोई भी चीज़ किसी सरफेस पे ऐसे इंसिडेंट हो, ऐसे फॉल हो और वो यहीं से टकरा के वापस मुड़ जाए, ऐसे चली जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम बॉल दीवार में मारते हैं फिर वापस हमारे हाथ में आ जाती है, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे टकरा के वापस ना आए और उसी में क्रॉस कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बट यहाँ क्या होगा कि ये सीधी ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, ये हमको ऐसा दिखेगा, ऐसा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जब भी पानी में कोई भी ऐसे स्ट्रो या फिर चम्मच हमारी डूबी होगी तो वो ऐसे डायरेक्ट सीधी नहीं दिखाई देगी, ऐसे सीधी तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, वो ऐसे ही दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, सपोज ये है, हमने ये ऐसे डाली हुई, ऐसे दिखाई देगी वो कुछ, जैसे इसमें दिखा भी रखा है। तो चलिए आज पढ़ते हैं दोनों को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिक भी साथ साथ में देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली दो रूल्स हैं, जिनको बोलते हैं हम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे। और दूसरा पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, कि ये तीनों रे सेम प्लेन में लाई करती है। बट इन दोनों का मतलब क्या है, इसको अभी देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। सपोज ये एक डायग्राम है, इसको पहले पूरा समझ लेते हैं। जब भी हम इस चैप्टर में कहीं पे मिरर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक लाइन ऐसे बना के, जो ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे शेडेड करना होगा बैक साइड से। इसका मतलब होगा कि ये इस साइड से शेडेड है और रिफ्लेक्शन बस इस एरिया में हो सकता है। तो जब भी हम इस चैप्टर में मिरर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। अगर हम शेडेड नहीं करेंगे पीछे तो ये मिरर नहीं माना जाएगा। सपोज अब ये एक मिरर है जिसको एम नाम दे देते हैं, एम मिरर है। अब इस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, सपोज ये एक लाइट इंसिडेंट हुई इस पर यहाँ पे, तो जो लाइट इंसिडेंट होगी उसको बोल देंगे इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो जाहिर सी बात है ये टकरा के दूसरी साइड में जाएगी, तो ये इस साइड में गई। जो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड में जाएगी, जो वापस जाएगी, ये दीवार थी, हमने बॉल फेंकी, फिर वापस भी बॉल आएगी, तो जो बॉल गई थी उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, जो वापस आई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब इस सरफेस पे, एम सरफेस पे, हमने एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बोलते हैं जो भी लाइन 90 डिग्री पे हो, तो इस सरफेस पे हमने एक 90 डिग्री पे एक लाइन बनाई, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो पहला रूल था हमारा कि जो इंसिडेंस एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल, उसको हमने आई बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला इसको, आई, एंगल आई। ये एंगल का साइन है, सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं, एंगल का साइन है। जब रिफ्लेक्टेड रे हुई तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, जब रे रिफ्लेक्ट होके गई तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, उसको क्या नाम दिया हमने, आर। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हुआ, आर, एंगल आर। तो पहला रूल था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो इंसिडेंस रे है, ये जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे होगी। ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसको ध्यान रखेंगे सभी। दूसरा पॉइंट क्या था कि द इंसिडेंस नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एक ही पॉइंट पे हैं और एक ही प्लेन पे हैं। किस प्लेन पे हैं, मिरर के प्लेन पे हैं। तीनों मिरर पे हैं, यानी कि मिरर के प्लेन पे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ कि द इंसिडेंस नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाई एट अ सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन। तो ये थे
2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से छोटा मोटा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिक जो आ सकता है वो यही आ सकता है कि वो हमको एक एंगल दे देगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई भी एंगल दे देगा, ऐसे लिख देगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा। या फिर ये बोल देगा इस बात को थोड़ा सा घुमाने के लिए कि एक रे 30 डिग्री पे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो बताइए कि वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो जितना एंगल इंसिडेंस रे बनाएगी नॉर्मल के साथ उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, ये तो सेम है। तो यहाँ से क्या दिखा देंगे हम कि बिकॉज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, तो फ्रॉम दिस क्या बन जाएगा, एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये एक छोटा सा कोई न्यूमेरिक बन सकता है, वैसे इस पॉइंट से न्यूमेरिक नहीं बनेगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, मिरर्स। जब हमने रिफ्लेक्शन देखा किसी भी सरफेस से, ये हमने अभी सरफेस बनाई थी, इसको शेडेड कर दिया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ था, तो इससे जो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बना उसको मिरर ही तो बोलते हैं। हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है हर चीज़ से, हम डेली लाइफ में मिरर को यूज़ करते हैं, उससे रिफ्लेक्शन होता है, हमारी इमेज बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मिरर जो है बेसिकली 3 तरह के मिरर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक तो प्लेन मिरर, जैसा अभी हमने बनाया था ऐसा प्लेन मिरर, इसको शेडेड कर देंगे। एक तो ये मिरर हो गया, इसका क्या नाम हुआ, प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा मिरर हो सकता है, अगर ये मिरर बिल्कुल सीधा ना हो कि कहीं से कुछ मुड़ा हुआ हो या फिर कर्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मान लो सपोज इस शेप में है ये, या फिर इस शेप में है, तो इनको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर्स। क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर्स। पर याद रखिएगा इनकी भी साइड शेडेड होनी चाहिए, यही डिसाइड करेगी ये कौन से वाला स्पेरिकल है। अब ये दोनों मिरर देखने में तो सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, बट इसका आउटर पार्ट शेडेड है, इसका इनर पार्ट शेडेड है, तो यही इनको डिफरेंट बनाती है। इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, बोलिए, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स। बट अगर इंडिविजुअल को नेमिंग करें हम तो क्या होगा, जिसका आउटर पार्ट शेडेड होगा उसको हमेशा बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और जिसका इनर पार्ट शेडेड होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा इन दोनों का कि ये कैसे डिफरेंट है। अगर ये शेप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस शेप को याद रखिएगा, जो ऐसे इनसाइड में जिसके प्लेन हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसके में आउटसाइड में हो उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। और प्लेन मिरर तो है ही हमारा। तो चलिए देखते हैं मिरर्स के बारे में कुछ और बातें। रूल्स, पहले मिरर्स के बारे में थोड़े से रूल्स जान लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम आगे के अपने काम करेंगे। हम यहाँ पे जो भी रूल्स जानेंगे वो स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे। प्लेन मिरर्स के बारे में तो वो 2 रूल पढ़े थे जो हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हमें पता ही है, सेम ही है। बट स्पेरिकल मिरर में थोड़े से डिफरेंट होंगे। कैसे, अब जो ये स्पेरिकल मिरर है, ये ऐसे सोचिए, ये स्पेरिकल मिरर है, ये ऐसा स्पेरिकल मिरर है, तो ये कहाँ से आया होगा, कोई ऐसा एक सर्कल रहा होगा, वहाँ से स्पेरिकल मिरर आया होगा। अब सपोज इस सर्कल से हमने ऐसे काट के ये वाला पोर्शन स्पेरिकल मिरर बनाया था, ये स्पेरिकल मिरर बनाया था हमने। इस लाइन को भी हटा देते हैं बीच में से, तो ये ऐसे स्पेरिकल मिरर निकला था। अब हमारे पे डिपेंड करता है, हम इसको इधर शेड करेंगे तो ये कॉनकेव बन जाएगा, इस साइड शेड कर देंगे तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। ये ध्यान नहीं देंगे कि ये शेड तो अलग होगी है, ये देखना है आउटर पार्ट पे है या इनर पार्ट पे। यहाँ आउटर पार्ट पे है, यहाँ इनर पार्ट पे है। ठीक है, ये दोनों मिरर अलग हो चुके हैं, तो ये दोनों तो बने इससे ही, सेम ही मिरर है। तो अब अगर देखें तो ये जो मिरर था ये ओरिजिनली कैसा था, ये ओरिजिनली ऐसा था। तो अब अगर देखा जाए इस मिरर का, ये मिरर था इतना, तो इस मिरर का अगर हम ये एक डायमीटर बनाएं तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर रहा होगा, जिसको बोलते हैं सी। ठीक है, तो जैसे ये सेंटर रहा होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, आर, यानी कि रेडियस। तो वैसे ही इस मिरर में जो पार्ट हम अलग कर चुके हैं, इस मिरर में सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है आर, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस कर्वेचर का ये रेडियस है जिस पार्ट से ये अलग हुआ है। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पे आर होता है, कोई डाउट नहीं है। आर का जो हाफ डिस्टेंस है, ये पूरा आर है, अगर आर का हाफ डिस्टेंस लें हम, यानी कि यहाँ तक लें, तो ये कितना बच गया, r/2। क्या बचा, r/2। तो इस पॉइंट को बोलते हैं एफ, फोकस पॉइंट।
क्या बोलते हैं, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से, ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है। जो ये डिस्टेंस है r/2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ इक्वल्स टू r/2, और इसको क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी है फोकस की, फोकल लेंथ। तो ये पॉइंट याद रखेंगे मिरर्स के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है मिरर्स के बारे में, एक बार नेमिंग समझ लेते हैं मिरर्स की क्या क्या होती है। सपोज ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये शेडेड रीजन है, तो इस शेडेड रीजन में ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ का पॉइंट हमने देख लिया फोकस, यहाँ का पॉइंट आर, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इस पॉइंट का नाम सी है बेसिकली, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं एफ, यानी कि फोकल लेंथ। और एफ और आर में रिलेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू r/2, यानी कि रेडियस का हाफ है। ठीक है, यहाँ तक की नेमिंग होगी। किसी को कोई डाउट, जो भी डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम इस मिरर में इमेजेस बनेंगी कैसे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कहाँ कहाँ इमेज बन सकती है। इमेज इन्फॉर्मेशन। अब अगर देखा जाए ये मिरर है कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखने का एरिया कौन सा है, ये वाला। इस एरिया में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ तो नहीं रख सकते। तो इस एरिया में हमारे पास कितनी पोजीशन है ऑब्जेक्ट रखने के लिए, चलो गिनते हैं। एक ये वाला एरिया हो गई, इस पूरे एरिया में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ये पहली पोजीशन नाम दे देते हैं हम इसको। दूसरी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी जा सकती है, इस एरिया को नाम दे देते हैं नंबर 1, इस पोजीशन को। दूसरी इमेज फोकस पे रखी जा सकती है यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं नंबर 2। थर्ड इमेज इस एरिया में रखी जा सकती है सी एंड एफ के बीच में, इसको नाम दे देते हैं नंबर 3। फोर्थ इमेज सी पे रखी जा सकती है ऐसे यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं नंबर 4। फिफ्थ इमेज 4 के बाद रखी जा सकती है, इसको नाम देते हैं नंबर 5। और सिक्स्थ इमेज कहाँ पे रखी जा सकती है, इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत दूर, इसको नाम देते हैं नंबर 6। तो ये 6 पोजीशन हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी जा सकती है। और इमेज कहाँ बनेगी वो हम देखेंगे, कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे पॉसिबल होगी। तो इन सबको याद रखिएगा, ये पोजीशन हमने बता दी हैं कि फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे एक बार इनको लिख देते हैं जिससे याद रहेगी थोड़ा सा। 1 फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ एंड पोल। सेकंड पोजीशन कौन सी है, एट द फोकस, एट द फोकस। थर्ड पोजीशन कौन सी है, बिटवीन एफ एंड सी। फोर्थ पोजीशन कौन सी है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। फिफ्थ पोजीशन कौन सी है, बियॉन्ड सी। एंड सिक्स्थ पोजीशन कौन सी है, एट द इंफिनिटी। ये बाद में काम आएगा, इसको याद रखेंगे। ये 6 पोजीशन है जहां पे हम, जो पॉसिबल पोजीशन है जहां पे हम इमेज रख सकते हैं। इसके अलावा हम इमेज कहीं नहीं रख सकते। हाँ ऐसा हो सकता है इस वाले एरिया में यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, बट ये पूरा एरिया एक ही है, इसको नंबर 1 हमने नेमिंग की है इसकी। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। अच्छा, इसमें 1-2 रूल और याद रखने हैं, वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, वो रूल ये हैं कि अगर कोई भी रे इसके पैरेलल आएगी, ऐसे, तो वो हमेशा, अगर कोई भी रे इसके पैरेलल आएगी ऐसे, तो वो हमेशा वापस कहाँ को जाएगी, फोकस पे को। हम अपने पूरे आगे के चैप्टर में आने वाली रेज को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन से, और जाने वाली को रिप्रेजेंट करेंगे रेड से। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, ये तो हुआ पहला पॉइंट, जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई रे पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला रूल लगेगा। क्यों लगेगा ये भी देख लेते हैं। क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये मिरर इतना सा ऐसे मान सकते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस किस तरह बिहेव कर रही है, जैसे कि नॉर्मल हो, और ये मिरर की तरह छोटा सा। तो एंगल आई, ये एंगल आई हुआ, तो एंगल आई को एंगल आर के इक्वल होना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। ये दूसरा रूल हुआ। अब तीसरा रूल देख लेते हैं।
अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो वापस भी सेम रूट फॉलो करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही जाएगी। तो ये थे हमारे 3 रूल। यानी कि पहला कौन सा था, अगर पैरेलल हो, एक बार दोबारा से देख लेते हैं एक ही डायग्राम में, कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस को जाएगी, पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या था, अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इस एंगल से वापस हो जाएगी। और तीसरा रूल क्या था कि अगर सी से जाएगी तो सी को ही आएगी। तो ये था। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे इंटरसेक्ट करना होगा तब इमेज बनती है ऐसे। तो हम अपने सारे इमेज डेरिवेशंस में 2 रेज का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ किस किस का, एक जिससे कि कंफ्यूजन कम हो, डाउट कम आए इमेज फॉर्मेशन में। एक रे यूज़ करेंगे हम जो पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होगी, और दूसरी रे यूज़ करेंगे हम जो सेंटर पे जाएगी और सेम एंगल से पास होगी। हम सी से जाने वाली इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है फोकस वाली रे के, और वहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम पहली इमेज देखते हैं अपनी कैसे बनेगी। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, लेट से ही रखा हुआ है, लेट से ही रखा हुआ है पहला ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बताया था, हम पहली रे कौन सी रिफ्लेक्ट जाएंगे, पैरेलल गई, ये गई पैरेलल, और वापस कहाँ को जाएगी, ये पैरेलल गई है तो फोकस को, ये फोकस को वापस हो गई, ये फोकस को वापस हो गई। ये पहली रे थी। अब हमको 2 रे चाहिए और दोनों रे मिलनी चाहिए। तो दूसरी रे हमने बताया था कौन सी यूज़ करेंगे हम, कि जो सेंटर पे गई। अब ये कैसे वापस होगी, ये सेम एंगल से वापस हो जाएगी, ये हमने पढ़ा था। अब अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों बैक साइड में ना एक दूसरे से दूर भाग रही हैं ऐसे, ये कभी भी नहीं मिलेंगी पीछे। तो ये आगे मिल सकती हैं, हम देख रहे हैं आगे को नज़दीक आती जा रही है, तो हो सकता है ये कहीं आगे मिल जाए ऐसे। तो इनको बढ़ा के देखते हैं आगे को कैसे बढ़ती हैं। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। अब इस रे को देखते हैं, इस रे को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कहीं पे मिली हैं, यानी कि इधर चांसेस हैं, दूर मिलेंगी बट चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, जहाँ पे भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी इमेज बनेगी। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है, इस इमेज में जहाँ पे भी हमारी ऑब्जेक्ट थी उसको नेमिंग करते हैं हम हमेशा ए एंड बी, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनती है वहाँ पे नेमिंग करते हैं ए डैश बी डैश। तो इमेज तो हमारी बन गई है, बट इमेज यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए मिरर के पीछे बनी है। तो ऐसी इमेज को जो मिरर के पीछे बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, पहला पॉइंट लिखिए वर्चुअल। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि पीछे बनी है। इस लाइन से ऊपर को जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सीधा रखा है। अगर कोई नीचे को बनेगी तो वो इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इमेज वर्चुअल है, दूसरा पॉइंट इरेक्ट है यानी कि सीधी है। हम ऐसे भी देख पा रहे हैं कि इसका साइज इससे ए बी से बड़ा है यानी कि लार्जर है। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे इसके बारे में। तो ये थी कि कैसे इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस के और पोल के बीच में होगा। और पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, इसको भी लिख लीजिए। पोजीशन है इसकी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज कैसी होगी। हमने पहला ये एरिया कवर कर लिया है पूरा। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, जब फोकस पे होगी तो रखते हैं वही फोकस पे ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फोकस पे। अब इमेज बनाते हैं इससे। हमने क्या बताया था कि पहली रे यूज़ करेंगे हम जो पैरेलल जाएगी। तो पैरेलल जाने वाली रे कहाँ को वापस जाती है, वापस फोकस को, ये हमें पता है। दूसरी रे कौन सी यूज़ करेंगे हम, जो पोल पे जाएगी। और पोल पे जाने वाली रे हमेशा कहाँ से वापस जाती है, सेम एंगल से। तो जो ये दोनों रे हैं जो देख के भी पता लग रहा है, और चाहे इनको एक्सटेंड भी कर लें तब भी पता लग जाएगा। इनको अगर हम एक्सटेंड भी करेंगे तब भी पता लग जाएगा हमको, तभी पता लग जाएगा कि ये कभी नहीं मिलेंगी। ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लग रहा हो मिलेंगी, बट ये कभी नहीं मिलती हैं। तो इनकी इमेज कहाँ बनती है, इनको बोल देते हैं इन्फिनिटी पे। कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे इस लाइन से बहुत दूर बनेगी यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसके बारे में 3 पॉइंट क्या क्या आएंगे जो पहले आए थे। पहला पॉइंट,
इसकी इमेज हम देख रहे हैं इधर नीचे को बनेगी, तो रियल एंड डायरेक्ट होगी। रियल क्यों होगी? मिरर से इस साइड में बन रही है, इस साइड में बनने वाली सारी इमेज कैसी होती है? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होगी। दूसरा पॉइंट, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, ये बता ही दिया, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था पोजीशन, बनेगी कहाँ? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो दूसरा प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, यानी कि दूसरी लोकेशन पे होगा। लोकेशन नंबर 2 हमारे याद है, पहली लोकेशन ये थी, रिवाइज कर लेते हैं, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, फोर्थ ये थी, फिफ्थ ये थी और सिक्स्थ इन्फिनिटी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक बात और याद रखना, जो कि मैं साथ साथ में बताता रहूँगा आपके याद रखने के लिए, कि पहली पोजीशन को तो छोड़ दीजिए, अगर हम दूसरी से देखें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं एक बार, कमी थोड़ी है हमारे पास, ये लो, सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड सेकंड। वन को क्यों छोड़ा? क्योंकि वन की इमेज तो इधर बनी थी, हमने देखा था, वो तो वर्चुअल बनी थी, बट ये सारी रियल बनेगी। तो सेकंड पोजीशन पे जब हमारा ऑब्जेक्ट है अभी, तो हमने देखा इमेज कहाँ बन रही है? सिक्स्थ पोजीशन पे। तो अभी इसको वैसे ही देखते हैं कुछ करके कुछ हो पाएगा या नहीं, कि जब सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी सिक्स्थ पोजीशन पे, ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये याद रखने के लिए है, देखना बाद में काम आएगा ये। तीसरा पोजीशन, तीसरी पोजीशन होगी जब सी एंड एफ के बीच में होगा, तो रख दिया हमने भाई अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे। फिर सिमिलरली शुरू किया हमने, एक लाइन गई पैरेलल, वापस आई फोकस को, ये हुई पहली लाइन। दूसरी लाइन हमको पता है कहाँ को जानी है? सेंटर से, एंड वापस कहाँ से आएगी? सेम एंगल से। वापस कहाँ से आएगी? सेम एंगल से। तो ये दोनों लाइन रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि यहाँ पे मैच हुई, यहाँ पे, तो यहाँ पे बनी हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आपको तो एक ही पेन से करना होगा, ऐसे दो पेन नहीं हो सकते। यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो वहाँ पे आपको क्या तरीका यूज़ करना होगा कि जो रेज आ रही है उसको ऐसे साइन लगाएंगे और जो आ रही है उसको ऐसे साइन लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो अगर हम इस इमेज की बात करें, नेमिंग कर लेते हैं पहले, ए एंड बी इसका नाम होगा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, इमेज का नाम क्या होगा? ए डैश एंड बी डैश। ये ए डैश यहाँ पे क्यों लिखा हमने? क्योंकि ए यहाँ पे था एरो के पास, तो एरो के पास क्या आएगा? ए डैश। यहाँ पे बी था तो बी डैश। अब इमेज के बारे में लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? इन्वर्टेड है, देख रहे हैं उल्टी है, रियल है बट, तो इसको क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट होगा इनलार्ज्ड यानी कि बड़ी है, यानी कि बड़ी है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? पोजीशन पूछ रहा है कहां पे? बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो अब देखते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी लिखी थी एक, कि सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड सेकंड। वन को छोड़ देते हैं अभी। तो हमें पता है जब हमारा सेकंड पे ऑब्जेक्ट था तो सिक्स्थ पे इमेज बनी थी, ये हम अभी तक देख चुके थे। इस बार हमारा थर्ड पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बनी है? फिफ्थ पे। ठीक है, ये याद रखेंगे। फोर्थ कंडीशन, इस बार इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा? सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रखा गया ऑब्जेक्ट। फिर से वही शुरू करते हैं, पैरेलल लाइन गई, रिफ्लेक्टेड लाइन आई, पोल पे लाइन गई, रिफ्लेक्शन के बाद लाइन आई, रिफ्लेक्शन के बाद लाइन आई। तो अब हम देख रहे हैं कि इमेज जो है बिल्कुल, क्या हुआ? इमेज जो है बिल्कुल सी पे ही बन रही है। कहाँ पे बन रही है? बिल्कुल सी पे ही बन रही है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, पहले नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कैसे होगी? ए एंड बी, और इसकी नेमिंग क्या होगी? ए डैश बी डैश। अब देख लेते हैं, पहले इमेज के बारे में लिख लेते हैं, वही 3 पॉइंट अपने। पहला पॉइंट क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है बट उल्टी है, हाँ ऑफ कोर्स उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड पॉइंट क्या होगा? साइज क्या है भाई? सेम साइज, ये सेम साइज की बनती है,
सेम साइज। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे है, एट द सी, वहीं पे एट द सी। अब फिर से अपनी थ्योरी पे आते हैं उसमें, सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ, थर्ड एंड टू। अभी तक हम क्या देख चुके थे कि जब टू पे था तो सिक्स पे बनी थी, थर्ड पे था तो फिफ्थ पे बनी, अब फोर्थ पे है तो फोर्थ पे ही बन चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हम उल्टा जाना शुरू करेंगे। अब फोर्थ तक हो गया, अब फिफ्थ पोजीशन आएगी, अब देखते हैं कहाँ बनेगी फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन कौन सी है, बियॉन्ड सी, तो रख देते हैं अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। फिर से वही शुरू करते हैं, एक पैरेलल लाइन गई, वापस रिफ्लेक्टेड लाइन आई थ्रो एफ, एक लाइन गई पोल पे और रिफ्लेक्टेड लाइन आई एट द सेम एंगल, एट द सेम एंगल। अब देखते हैं हमारी ऑब्जेक्ट कैसी बनी, ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनी, इमेज बनेगी यहाँ पे। नेमिंग कर लेते हैं ए एंड बी, इसकी नेमिंग क्या होगी, ए डैश बी डैश। वही 3 पॉइंट लिखेंगे फिर से। पहला पॉइंट क्या होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड होगा भाई, वो तो याद ही रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। पहली ऑब्जेक्ट को, पहली इमेज को छोड़ के बाकी सब में ये रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इस बार सेम साइज नहीं है, इस बार छोटा है, देख के पता लग रहा है, इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड। एंड थर्ड पॉइंट क्या आएगा, लोकेशन पूछ रहा है, पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर एंड फोकस। इसको याद रखने का तरीका अभी हमने बनाया तो था, अभी दोबारा देखते हैं क्या रहा हमारे उस फॉर्मूले का। सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड सेकंड। अभी तक हमने क्या देखा था, इसमें क्या क्या हुआ था कि जब टू पे रखा तो सिक्स पे बनी थी, थ्री पे रखा था तो फिफ्थ पे बनी थी, फोर की फोर पे ही बन गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमने फिफ्थ पे ऑब्जेक्ट रखी और बनी कहाँ पे, थर्ड पे, यानी कि इसको हम ऐसा साइन बना सकते हैं, यानी कि थर्ड पे रखा था तो फिफ्थ पे और फिफ्थ पे रखा था तो थर्ड पे। ठीक है, चलते हैं हम अपना सिक्स्थ पोजीशन देख लें। सिक्स्थ पोजीशन कौन सी है, जब इन्फिनिटी पे रखी होगी, इन्फिनिटी पे यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, एक मिनट इसको इधर रख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सारी लाइन पैरेलल ही आएंगी, क्या आएंगी, पैरेलल ही आएंगी, ऐसे सब पैरेलल ही आएंगी, बहुत सारी लाइन बट सब पैरेलल आएंगी। ठीक है बच्चों, और हमें पता, ओ सॉरी, आने वाली लाइन किससे, ग्रीन से, ये लाइन सारी क्या आएंगी, पैरेलल। और जितनी भी लाइनें आएंगी अगर ये पैरेलल हैं, हमने अभी पढ़ा था, तो ये वापस कहाँ को जाएंगी, ये सब आने वाली लाइनें, बहुत सारी लाइनें आएंगी, ये वापस जाएंगी फोकस से, ये सब फोकस से जाएंगी। तो इससे हमें पता क्या लगा कि इमेज यहाँ बनी, यहाँ पे बनी ना भाई इमेज। लेकिन इमेज के बारे में वही 3 पॉइंट फिर से लिखने पड़ेंगे, वो क्या क्या होंगे इस बार। पहला पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो लिखना ही है। सेकंड पॉइंट साइज के बारे में कर रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और थर्ड पॉइंट लोकेशन, यानी कि एट द फोकस, एट एफ। अब अपना फिर से वो देख लेते हैं जो हमने बनाया था। सिक्स्थ पोजीशन, थोड़ा डार्क कलर ले लें, ब्लैक से ही लिख लेते हैं। सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ, थर्ड एंड टू। तो हमने देखा था जब सेकंड पे थी तो सिक्स्थ पे बनी थी, थर्ड पे थी तो फिफ्थ पे बनी थी और फिफ्थ की थर्ड पे बनी थी। फोर का तो सेम था, फोर का फोर पे ही बन गया था। और जब सिक्स पे रखी तब भी देखा टू पे बनी। तो हम देख रहे हैं कि आपस में ये रिलेटेबल हैं। जब रिलेटेबल कैसे हैं कि जब दो पे कुछ चीज़ होगी वो सिक्स पे इमेज बनाएगी, सिक्स पे होगी तो दो पे बनाएगी, थर्ड पे होगी तो फाइव पे बनाएगी और फाइव पे होगी तो थर्ड पे, फोर की फोर पे ही। अब थोड़ा इससे साइज भी समझ लेते हैं। जब टू पे था यानी कि फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे हाईली लार्ज बना था, यानी कि जब इधर को इमेज बनी थी तो हाईली लार्ज, हाईली लार्ज। लेकिन जब सिक्स पे थी और टू पे इमेज बनी, अभी बनी, तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। जब थ्री पे था और फाइव पे बनी तो लार्ज, और जब फाइव पे था और थ्री पे बनी तो डिमिनिश्ड, और जब फोर पे था तो सेम साइज। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आ सकता है पेपर में कि ऑब्जेक्ट का साइज लोकेशन दे देगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट फोकस, ड्रा द इमेज डायग्राम, रे डायग्राम फॉर द इमेज, ऐसे कुछ भी आ जाएगा। एंड राइट अबाउट द इमेज, जब भी बोलेगा राइट अबाउट द इमेज या फिर टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, तो ये 3 पॉइंट बता देने हैं।
ये पॉइंट होता है नेचर के लिए, ये साइज के लिए, ये लोकेशन के लिए। अगर इंडिविजुअली भी पूछेगा तो बता देने हैं। अगर कोई न्यूमेरिक भी दिया और उसमें पूछेगा टेल द नेचर ऑफ इमेज आल्सो, तो ये पॉइंट बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे कॉनकेव मिरर की ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब एक बार कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा? इधर होगा, इसका इधर होगा। तो इस पे तो हम दो ही जगह बस ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, या तो यहाँ पे कहीं पे या फिर इन्फिनिटी पे। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रूल्स तो अब भी वही फॉलो होंगे कि जो पैरेलल गया यहां से ये होना, तो इसको रिफ्लेक्ट ही पड़ेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। बट इट सीम लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, इस पॉइंट से आ रहा है, इसको ऐसा फील होगा। यानी कि यहां से ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे पीछे की, तो ये ऐसा फील होगा कि ये फोकस पॉइंट से आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि जो पैरेलल होगा फोकस से क्रॉस होगा, तो इट सीम्स कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा इमेज बनाने के लिए, कि हम ये डालेंगे और वापस भी यहीं से होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम इसको इंक्रीज करेंगे, हम इसको इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, तो इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे बनेगी। ये क्या बनी? इमेज। ठीक है, तो इमेज के फिर से 3 पॉइंट लिख लेते हैं, वही वाले। पहला पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है, मिरर के दूसरी साइड होगी तो हमेशा वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट डिमिनिश, छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। एंड थर्ड पॉइंट हमें दिख ही रहा है, ये पोल है, ये फोकस है, यानी कि बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, जब इन्फिनिटी पे होगा। तीसरा पॉइंट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, यहाँ पे होगा। पहले की तरह ही कर लेते हैं, सारी रेज पैरेलल आएंगी, सीम्स टू बी कमिंग पैरेलल। ये आई यहाँ पे, अगर ये पैरेलल आई हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, बट क्या फील होगा कि दीज आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा कि इमेज बन रही है यहाँ पे, तो इसके लिए भी क्या पॉइंट लिखे जाएंगे? वही 3 पॉइंट फिर से। पहला पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी। एंड थर्ड पॉइंट इज लोकेशन पूछ रहा है, एट द फोकस होगा, एट द फोकस। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज के लोकेशन का रिलेशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट के रिलेशन में इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इन सबको सब याद रखेंगे और इन डेरिवेशन को बार बार करके देखेंगे, इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और इन 3 पॉइंट्स को, हर इमेज के 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये रिलेशन याद रखेंगे, उससे थोड़े कम दिक्कत होगी। अगर हमें पहले ही पता होगा इमेज कहाँ बननी है, तो हमारी गलतियाँ कम होंगी एग्जाम में। हम पहले ही लाइन उसी हिसाब से पीछे लगेंगे कि हमको पता है। अब मान लो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, हमें पता है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, थर्ड पे रखा है, तो इसके हिसाब से थर्ड पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो फिफ्थ पे इमेज बनेगी। फिफ्थ कहाँ पे है? यहाँ पे है, सी के बाद। तो हम लाइनें पहले ही ऐसी लाएंगे, यहीं पे मिले, कम मिटाना पड़ेगा, कम पेपर खराब होगा और पेपर अच्छा जाएगा, मार्क्स अच्छे हैं। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते, ये इसको एक बार देख लीजिएगा टेबल, इसी एक टेबल में ये सारा बता रखा है। ये कॉनकेव मिरर के लिए, बेसिकली किसके लिए? कॉनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर। ये बता रखा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। वैसे ये मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ, फिर भी इसको एक बार याद रखिएगा। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से जब रिफ्लेक्शन होंगे तो साइज का क्या लेना चक्कर होगा, ये एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये तो हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मिरर है, अगर ये मिरर है या ये मिरर है, तो जनरली हम इनमें क्या होता है कि शेडेड पोर्शन ऐसे बनाते हैं,
बुक्स में जनरली यही रूल फॉलो होता है। शेडेड पोर्शन इस साइड रहता है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा उसी साइड रखी जाएगी ना जिस साइड शेडेड, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रिफ्लेक्शन की साइड ही रखी जाएगी ना, तो इस साइड ही रखी जाएगी। तो ये कौन सी साइड हुई? लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड हुई? लेफ्ट साइड। तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के लेफ्ट में रखी जाएगी। कोई बात नहीं भाई, रख देंगे मिरर के लेफ्ट में रख देंगे, लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये रहा। दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो इससे बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे तो उससे लाइट मिरर पे लेफ्ट साइड से ही आएगी। हाँ सीधी बात है, लाइट सही बात है भाई। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा मिरर है, ये पोल है। सारे ये पोल है, सारे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से मेजर होंगे, ये बात कह रहा है बस। मतलब इसका मतलब ये है, इसको एक लाइन मान लीजिए। तो सारे डिस्टेंस, जैसे यहाँ का कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस इसके ही रेस्पेक्ट में मेजर होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका सीधा तरीका क्या है जिससे इसमें गलती ना हो? हमेशा डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लेंगे, सिंपल। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और वहाँ से मिरर का क्या डिस्टेंस है, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ये क्या कह रहा है? ये मिरर है, ये मिरर है, ये शेडेड रीजन है। तो ये बोल रहा है कि भैया ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये पोल है, इसको ओरिजिन मान सकते हो। तो हमने मैथ में क्या पढ़ा था कि ओरिजिन से इस साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाली सारी डिस्टेंस इस साइड में पॉजिटिव ली जाएंगी और ये निगेटिव एक्सिस होता है। ये क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस। तो ये वाली सारी डिस्टेंस क्या ली जाएंगी? निगेटिव। याद होगा ना, मैथ में पढ़ा था ऐसे, ये जीरो था, ये एक्स लिखते थे यहाँ पे माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई लिखते थे यहाँ पे माइनस वाई। ठीक है भाई। तो ये एक्स वाला तो हमने रूल देख लिया है कि ये ओरिजिन है, ये वाली सारी पॉजिटिव, ये वाली सारी निगेटिव। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबोव प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये क्या बोल रहे हैं? वही सिंपल बात कि ये मिरर है, अभी शेडेड रीजन नहीं बनाते हैं बार बार। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसे जब भी कोई ऑब्जेक्ट या इमेज होगी उसको पॉजिटिव माना जाएगा। हाँ भाई, ये अभी हमने देखा था, एक्स था माइनस एक्स था, यहाँ वाई था, ये माइनस वाई था। तो ये तो इस वाला रीजन है, ऊपर को जा रहा है तो वाई होगा। ये नीचे की बात कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट है। ये मिरर है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है। ये सारे जो डिस्टेंस है, जो नीचे को डिस्टेंस है, जितने भी इमेज बनेंगे नीचे को, ये सब क्या होंगे? माइनस, यानी कि निगेटिव। तो इसको याद रखेंगे। हो गया रिवाइज। अब मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ से बेसिकली न्यूमेरिकल बनते हैं तुम्हारे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसको सब याद रखेंगे डायरेक्टली। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इन सबको जानते हैं क्या क्या होता है। f होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज v? v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब इसमें एक दो चीज़ें देख लेते हैं जिससे हमारे याद रहे कि जैसे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी हमने देखा कि ये जितना भी रीजन था इस साइड में निगेटिव लेना है और इस साइड में पॉजिटिव लेना है। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमें पता है कि इस मिरर के लिए ये पॉइंट F होता है, ये C होता है। तो जो भी इसका F है वो निगेटिव ही होगा, यानी कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की निगेटिव ही होगी। यानी कि अगर फोकल लेंथ निगेटिव हुई, फोकल लेंथ निगेटिव हुई तो वो पक्का क्या है?
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अभी तक यहां तक के लिए अभी कॉन्वेक्स नहीं देखा है, बट इतना कंफर्म हो गया है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यू। हमें पता है ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इसी एरिया में प्लेस कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो यू भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव। यू तो हमेशा ही निगेटिव होगा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, निगेटिव। अब वी की बारी आई। देखो भैया वी ऐसा है कि वी यहाँ पे भी बनता है जब ये पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, और बाकी यहाँ पे भी बनता है। तो वी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। बट इतना हमने समझा कि एफ एंड यू तो निगेटिव होंगे कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर का एक बार जान लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो भैया इसका फोकस होता है यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे। तो फोकस तो इसका पॉजिटिव जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर फोकस पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा पॉइंट था यू। यू हमने अभी बताया यू हमेशा यहीं पे प्लेस होगा, तो ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो यू तो हमेशा ही निगेटिव रहने वाला है, यू में कोई डाउट नहीं रखने का। अब बचा वी। जब यू यहाँ पे होता है तो वी कॉन्वेक्स में हमेशा इधर ही बनता है, इधर ही इमेज बनती है, या तो यहाँ पे बनी थी या यहाँ बनी थी। तो यानी कि वी क्या है, हमेशा इसका पॉजिटिव। इसमें वी को लेके कोई डाउट नहीं है, वी हमेशा इसका पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई कॉनकेव मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव है, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए फोकस या फिर फोकल लेंथ निगेटिव है और यू भी निगेटिव है। वी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, जबकि कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव है, यू निगेटिव है और वी पॉजिटिव है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों के लिए सेम है, यू। यू दोनों के लिए ही निगेटिव है, बाकी दोनों चीज़ें बदल सकती हैं। यहाँ से न्यूमेरिक भी आते हैं। कैसे आएंगे, कुछ भी एक चीज़ दे देगा, जैसे बोल दिया, मतलब दो चीज़ दे देगा, या फिर ऐसे घुमाने के लिए बोल देगा कि इमेज की पोजीशन है, सपोज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिए 50 मीटर, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 50 मीटर बोला है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोला। लेकिन हमें पता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होती है, तो माइनस हम लगा लेंगे खुद से। रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज करिए 150 मीटर। अब बोल रहे हैं वी बताइए, वी बताइए कैसे बताएंगे भाई। हमने देखा था फॉर्मूला था कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, तो फॉर्मूला तो हमें पता है, वी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है भैया। फोकस यू तो हमें पता है, बट फोकस कहाँ से लाएंगे, हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, f इक्वल्स टू r/2, ये हमने पढ़ा था। यहाँ से फोकस हमारा निकल जाएगा, फोकल लेंथ f इक्वल्स टू r क्या है 150 है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 75। लेकिन क्या अगर इसने दे रखा है एक कॉनकेव मिरर है, सपोज दे रखा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम फिर से, 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/75 माइनस 1/, और u भी क्या है, माइनस में ही है, -50। एलसीएम ले लेंगे 150 आ जाएगा शायद, ये आ जाएगा यहाँ पे -2 और +3, तो यहाँ से क्या बचा 1/150। तो v की वैल्यू आई 150 मीटर पॉजिटिव के। ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव के, अगर निगेटिव आना होता है यहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप आएगा, हम कुछ नहीं लगाएंगे। अब इसको एक बार चेक करते हैं अपने रे डायग्राम से, क्या ये सही है। कॉनकेव मिरर था, ये रहा हमारे पास, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ओके। फोकस बना दिया है, सी बना दिया है। फोकल लेंथ कितनी है, 75 है, माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन में सारे निगेटिव में होते हैं। इमेज डिस्टेंस कितनी है, 50 थी, यानी कि इससे पहले ही रखा हुआ है कहीं पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं। अब हमें पता है जब फर्स्ट पोजीशन पे रखा हो तो उसकी इमेज इस साइड में बनती है, यानी कि इसकी इमेज यहाँ इस साइड में कहीं पे बनेगी, यहाँ पे कहीं बनेगी। तो अब अगर हम देखें कि हमको इस रे डायग्राम से साफ दिख रहा है कि इमेज इधर है, तो इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और आंसर भी हमारा क्या आया है 150 मीटर, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। डिजिट्स को एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ से दोबारा से, बट
डायरेक्शन के हिसाब से ठीक है। तो चलिए अब एक दो न्यूमेरिक और देखते हैं। तो ये तो था हमारा मिरर फॉर्मूला। अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट था ये और ये यहाँ पे इमेज बन रही थी, तो इनमें एक रिलेशन है इनकी हाइट में। तो इनकी हाइट के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आती है मैग्नीफिकेशन, जिसको एम से डिनोट करते हैं। तो एम इक्वल्स टू क्या होता है, H2/H1। और H2/H1 क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन को अच्छे से लिखते हैं, एम इक्वल्स टू क्या है, H2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनको इधर दिखा भी देते हैं। H2 है हाइट ऑफ इमेज और H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था रिलेशन H2 और H1 में। इस M को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, यानी कि कितना मैग्नीफाई हुआ, कितना बढ़ा या कितना घटा, ये टर्म हमें बताता है। और अगर हम इसे डिस्टेंस के टर्म में भी बात करें तो इसको M को डिस्टेंस के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो M इक्वल्स टू वहाँ पे हो जाता है -V/U। V एंड U हमने पहले डिफाइन कर दिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से भी एक चीज़ कंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो U तो हमेशा निगेटिव होगा, बट V पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो कॉनकेव के में हम इसकी बात नहीं कर सकते। बट अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में U तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है और V क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव कॉन्वेक्स में, फॉर कॉन्वेक्स। तो जब U हमेशा निगेटिव है और V पॉजिटिव है और एक निगेटिव साइन पहले से भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, M हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब न्यूमेरिक देखते हैं अपने एक दो। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिक है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर है जो रियर व्यू, पीछे का देखने के लिए यूज हो रहा है। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। साथ साथ में लिखते चलते, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। आगे का क्या है, इफ़ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर। एक बस है जो 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि पीछे पीछे 5 मीटर पे बस चल रही है। तो यानी कि बस क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं, 5 मीटर। और U हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव, 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है। ओके, अब क्या होगा, ये रेडियस है, बट किसका रेडियस है, कॉन्वेक्स का। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, एक बार बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। इसका रेडियस कैसा होगा, इसका रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हो गया, ये हो गया, फोकस यहाँ हुआ, रेडियस यहाँ हुआ। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, R/2 करेंगे। तो फोकल लेंथ क्या हुई यहाँ पे, 3/2 मीटर, लेकिन पॉजिटिव की ही। ऑब्जेक्ट क्या है, -5 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है। हमें पता था कॉन्वेक्स में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बना के देख लेते हैं एक बार, मोटा मोटा से याद आ जाएगा। पहले लाइन जाएगी, सेम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकल, ये बनेगा। इसको ऐसे दिखा देते हैं जैसे हम अपने एग्जाम में दिखाने वाले हैं। दूसरी लाइन यहाँ पे जाएगी, ये दिखाया, वापस यहाँ को होगी, एंड सीम्स टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो इसके इस क्वेश्चन का जवाब नेचर का तो हम दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इस इमेज के बारे में क्या क्या चीजें हमें पहले से ही पता है बिना क्वेश्चन को सोल्व किए, कि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वर्चुअल है मिरर के पीछे है क्योंकि, और इरेक्ट है सीधी है, साफ साफ दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बचा साइज और पोजीशन, ये अब निकालेंगे। फोकस मिल गया है, फोकल लेंथ मिल गया है, U मिल गया है, V निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे देखते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या था, लेट्स चूज अ ब्लैक पेन। मिरर फॉर्मूला था 1/V + 1/U = 1/F।
बट हमें चाहिए क्या, यहाँ पे v चाहिए, तो 1/v क्या बचेगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ तक आगे थे हम। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। f और u क्या थे हमारे, f 3/2 और u -5। ओके, 1/v इक्वल्स टू 3/2 यानी कि 1/3/2 और ये माइनस 1/ माइनस u देख लेते हैं एक बार दोबारा, -5। ओके, कोई दिक्कत नहीं, -5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/v क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव 1/5 हो जाएगा। एलसीएम हमें पता है इसका 15 आएगा, 5 2 10 प्लस 3 यानी कि ये हुआ 13/15। 13/15 किसके इक्वल हुआ, 1/v के, यानी कि यहाँ से v आया 15/13 और यहाँ ध्यान दिएगा पॉजिटिव आया है 13/15 मीटर, और यहाँ से हम देख पा रहे थे कि v पॉजिटिव ही होगा, यानी कि हमारा लगभग ठीक है। तो पोजीशन मिल गई है, 13 मीटर पे होगा, 13/15 मीटर पे होगा। अब बचा साइज ऑफ इमेज। इमेज साइज कैसे निकलेगा भाई, ये सोचने वाली बात है। इमेज साइज एक ही फॉर्मूला है जिसमें इमेज साइज आता है, वो कौन सा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का, m = h2/h1। तो इसके लिए h1 चाहिए, और जब h1 ना दिया हो तो h2 को h1 की टर्म में ही सोल्व कर लेते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। पहले तो m निकालेंगे ना भाई, m को दूसरा किस तरीके से निकाल सकते हैं, m = -v/u भी पढ़ा था हमने। तो लिखते हैं m क्या होगा, -v/u, -v हमें पता है -15/13। ओके, u क्या है, -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो m आएगा 15/5 × 13, 5 से 15 कैंसिल, 3/13, तो m बचा 3/13। ओके, m आ गया। अब h2/h1 क्या है हमारे पास, m, तो यहाँ से h2 क्या आ जाएगा, m × h1। तो ऐसे h2 निकाल लेंगे h1 की टर्म में, तो h2 क्या बनेगा बेसिकली, h2 = m क्या है 3/13 h1। 3/13 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये मोटा मोटा क्या आएगा, h2 = 0.13 × 26, 13 3 39 h1, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 0.23 बोलते हैं इसको, 0.23 टाइम्स होगी। ठीक है, अब वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा तो हम हाइट ऑफ इमेज बता देंगे। तो यही इसका सॉल्यूशन था। अब दूसरा एक बार न्यूमेरिक देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, इसको लिखते चलते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, इसका क्या मतलब हुआ कि हाइट, ब्लू से लिखते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 लिखते हैं हमेशा, तो 4 सेंटीमीटर है। गुड, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इन दोनों बातों को ध्यान देंगे। 25 सेंटीमीटर यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, बट किस में लिखते हैं, निगेटिव में, ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर भी बता दिया कॉनकेव है, फोकल लेंथ 15 है। अगर मिरर कॉनकेव है, ये वाला है, तो फोकल क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे फोकस इधर होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन। तो फोकल लेंथ 15 है, बट क्या लगाएंगे, निगेटिव, तो ये 15 सेंटीमीटर। तो एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, यानी कि मिरर से कितनी दूर एक स्क्रीन रखी जाए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कि हमें एक शार्प इमेज मिल जाए। सीधा सा ये है, इस बात में घूमने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोला है कि इस मिरर से स्क्रीन को कितनी दूर लगाएं कि हमें इमेज मिले। सिंपल सी बात ये है, ये पूछना चाह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। अब कैसे, कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे इमेज बनेगी, अगर हमने मान लो वहाँ पे एक वाइट स्क्रीन लगा दी, जैसे हम प्रोजेक्टर पे करते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, ये हमारा प्रोजेक्टर है, यहाँ से रेज निकलती हैं और हम बोर्ड पे क्या लगा के रखते हैं, एक वाइट बोर्ड लगा के रखते हैं सामने, यहाँ पे इमेज बनती है इस पूरे बोर्ड पे। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज ही हुई है ना, तो वही ये पूछ रहा है कि ये स्क्रीन कहाँ पे लगाएं। सिंपल सी बात है, घूमना बिल्कुल नहीं है, कि v की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है,
फोकस 15 है, U 25 है, यानी कि U यहाँ पे कहीं पे है। फोकस तो 15 है और C क्या होगा, 15 है फोकस तो 30 होगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में है, तो इमेज पीछे ही बनेगी। सिंपल तरीका है निकालने का, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। तो यहाँ से हमें निकालना है 1/V, तो क्या होगा 1/F माइनस 1/U। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली 1/V इक्वल्स टू 1/F। F कितना था, 15 था, लेकिन निगेटिव का था। लो भाई, U था कितना था, 25 था, बट निगेटिव का था, तो ये लो भाई। तो 1/V इक्वल्स टू माइनस 1/15 प्लस 1/25। इसका एलसीएम क्या होगा, 75 होगा। -5 प्लस 3, तो ये क्या हुआ, -2/75। तो यानी कि V पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई, 70 निगेटिव की 75/2, या फिर पॉइंट में बोल सकते हैं -37.5, और सेंटीमीटर में सारी स्केल्स थी तो सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे निगेटिव में आया, इसका मतलब इमेज इधर ही बनेगी यहाँ पे। तो ये तो था ये इतना, यहाँ तक का हमने इसको सोल्व कर दिया है, यहाँ तक का हमने इसको सोल्व कर दिया है। अभी तक ध्यान देंगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अब देखते हैं पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट पूछा है फाइंड द नेचर, यहीं पे रुक जाओ, पहले नेचर पूछ रहा है। नेचर के लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेचर के लिए तो हमें पता है, हमने बहुत काम किया है इस पर, कि ये पहली लोकेशन है, ये दूसरी ये फोकस दूसरी लोकेशन थी, ये तीसरी, तो ये तीसरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, 6 5 4 3 2। तीसरी की इमेज कहाँ पे बनती है, फिफ्थ पे, और फिफ्थ कौन सी लोकेशन है, ये फोर्थ हुई, ये फिफ्थ हुई, यहाँ पे बनती है फिफ्थ पे, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अगर इमेज यहाँ पे बनेगी, हमें पता है इधर बनती है तो कैसी होती है, रियल। रियल के साथ हमेशा क्या आता है हमारा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो पॉइंट हमारा हो गया है। इससे आगे का साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज पूछ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज हमें पता है 4 सेंटीमीटर है। इमेज का साइज हमेशा मैग्निफिकेशन से ही निकलेगा। m इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m आल्सो इक्वल्स टू होता है -v/u। तो हम डायरेक्टली इतने पार्ट को यूज कर लेंगे, h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। तो h2 हमें चाहिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, h2 हमें चाहिए, h1 कितना है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस v कितना है अभी निकाला है, इसको ऐसे लिख लेते हैं -75/2, -75/2, और u कितना है -25। तो h2/4 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस फिर भी बचा, यानी कि निगेटिव, और ये बचेगा 75 डिवाइड बाई 2 इंटू 25। तो यहाँ आया 25, 3 या 75, यानी कि 3/2, और h2 हुआ, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो -4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 4 गया 2 2 या, यानी कि -6। तो हाइट क्या आई, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, हाइट आई -6 सेंटीमीटर, -6। इसका मतलब क्या है, नीचे को बनी है, और हमें पता है, हमने बताया था अभी कि इन्वर्टेड बनेगी, नीचे को ही बननी थी। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और इमेज यहाँ बनती है तो हमेशा बड़ी बनती है, तो ये 4 था, ये -6 बना, यानी कि बड़ी है। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाइट क्या आएगी, -6 सेंटीमीटर। तो ये था यहाँ तक का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में आप सभी लोगों ने देखा, जब भी कोई लाइट आ रही थी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जा रही थी, जब भी कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही थी तो रिफ्लेक्ट होके चली जा रही थी। और उसके 3 रूल थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, तीनों यहाँ पे लाई करेंगी। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। रिफ्रैक्शन का एक पॉइंट है कि अगर कोई अगर कोई रे आ रही है, सपोज ये एक सरफेस है और ये एक रे आ रही है ऐसे, और यहाँ पे एक नॉर्मल है,
पहले की तरह बना लेते हैं, ब्लैक से बना लेते हैं, थोड़ा डार्क बना लेते हैं। ये एक नॉर्मल है। तो ये लाइट रे है जो आ रही है, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगी। तो जनरली इसको ऐसे क्रॉस होना चाहिए था, बट ये ऐसे डायरेक्टली क्रॉस नहीं होती है बिल्कुल सीधी, ये ऐसे थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये अपनी ये लाइन थी यहाँ पे जहाँ इसको आना था, यहाँ पे ना आके ये थोड़ा सा बैंड हो जाती है। तो अभी इस लाइन को तो हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये ऐसे बैंड हो जाती है। तो अब अगर देखा जाए जो इसमें एंगल रोल प्ले करेंगे वो कौन से होंगे, एक तो ये होगा क्योंकि ये ही नॉर्मल के साथ बना रहा है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल आई हुआ, ये इंसिडेंट रे है। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, याद रखें, रिफ्रैक्टेड, वो थी रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर स्लैब में को अगर लाइट जाए तो कैसे होता है। कुछ ऐसा सा हमारे पास होता है। ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, ये लैब में देख लिया होगा आपने, अपने स्कूल की बहुत बार देख लिया होगा। तो इसका इमेज कैसा होता है, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये लाइट आई, अभी हमने ऊपर देखा, ये एंगल आई बनाया इसने नॉर्मल के साथ, ये एंगल आर रिफ्रैक्शन बताया नॉर्मल के साथ। डायरेक्टली इसको सीधा ऐसे जाना था, बट ये ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ी। जब ये दोबारा जाएगी ये बाहर को निकल जाएगी। ऐसा क्यों, ये समझ लेते हैं एक बार। जब भी लाइट, ये मीडियम है, बाहर है एयर, ये लिखा हुआ है एयर है, और ये है ग्लास। तो एयर जनरली रेयर मीडियम होता है, रेयरर, और ग्लास होता है डेंसर, यानी कि डेंस होता है, ये समझ लीजिए। तो जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट, सपोज ये नॉर्मल है, और जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी ऐसे। बट जब उल्टा होगा, डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, ऐसे आ रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई थी, जाना यहाँ को था बट इधर को आ गई थी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई है, यानी कि इसको जाना तो ऐसे था, जाना तो इसको यहाँ पे था, ऐसे था, बट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा जानते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ये दो एंगल अभी हमने देख ही लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ लॉज हैं रिफ्रैक्शन के भी, जैसे रिफ्लेक्शन के थे। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पहले की तरह ये तीनों रे टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि दो मीडियम जहाँ पे मीट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, उस पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगे ये तीनों लाइन। हाँ, ये तो देख लिया हमने, ये मीडियम है, यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है 2, यहाँ पे एक पहला मीडियम है 1, इस लाइन पे मिल रहे हैं। तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड तीनों यहाँ पे पॉइंट पे मिल रहे होंगे। पहला तो हमने देख लिया, ठीक है, ओके। सेकंड, द रेशो ऑफ साइन ऑफ, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यानी कि साइन ऑफ मतलब साइन थीटा की बात कर रहा है जो मैथ में पढ़ा था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, इसको समझो पहले। कि ये बोल रहा है कि साइन आई, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि रेशो बोल रहा है ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहेगा, साइन आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है भाई, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। अगर कहीं पे डेफिनेशन आई व्हाट इज स्नेल लॉ या फिर डिफाइन स्नेल लॉ, तो क्या बोलना है, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखना है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और ये भी लिख देना है साथ में, दिस इज ट्रू फॉर 0 टू, ये एंगल आई है एक्चुअली, एंगल आई 0 टू 990, यहाँ पे 90 है। 0 टू 90 ही क्यों है ये समझ लेते हैं एक बार। ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, एंगल आई क्या होता है, एक मिनट अच्छे से समझेंगे। एंगल आई क्या होता है, एंगल आई होता है ये वाला एंगल, एंगल आई। अब क्या हो कि ये यहाँ पे हो जाए तो ये 0 एंगल हो जाएगा। अब ये इंक्रीज होता जा रहा है, आई इंक्रीज होता जा रहा है,
यहाँ पे आएगा तो 90 हो जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा, तो फिर तो ये जा ही नहीं रहा है ना भाई। हमारा पॉइंट ही क्या था कि रे आनी चाहिए फर्स्ट मीडियम टू सेकंड में, बट ये तो फर्स्ट से सेकंड में आ ही नहीं रही है ना। अब तो ये सेकंड में होगी ना ऑलरेडी। अब अगर इस अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तो सेकंड में होगी तो फर्स्ट में चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। बट फिर अगर बाहर जाएगी तो फिर उसके लिए नॉर्मल ये हुआ, फिर एंगल ये बचा। तो ये देख लीजिए, ये फिर 90 से कम हो गया, यानी कि एंगल जो है 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। 0 से कम नहीं होगा, 90 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है स्नेल्स लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन वाले पार्ट का। इस क्वेश्चन के आने के ठीक ठाक चांसेस रहते हैं। तो इसको इस डेफिनेशन को तो याद ही कर लीजिएगा, और इस रूल को जब इस डेफिनेशन को लिखो तो बाद में इस रूल को लिख देना। ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है? देखो, जब ये स्लैब जो था हमारा, ये जो स्लैब था, तो जब लाइट रे इसमें आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल था हमारा, अभी तो देखा हमने, डार्क थोड़ा बना लेते हैं इसको। ये नॉर्मल था हमारा। तो हुआ क्या था बेसिकली, ये लाइट रे ऐसे ऐसे मुड़ गई थी यहाँ पे, है ना। तो ये हुआ क्यों था, इसका मतलब अगर यहाँ पे ये ना रहता, स्लैब ना रहता, तो क्या होता, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और ऐसे ही निकल जाती, इसको मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इस पार्ट में ऐसे यहाँ पे स्लैब आ गया, तो ये लाइट रे ऐसे नहीं गई। ये कैसे गई, ये लाइट रे कैसे गई भाई, ये नॉर्मल बना लेते हैं। ये लाइट रे गई यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ क्यों बेसिकली, तो ये हुआ क्यों, क्योंकि इस स्लैब में कुछ और मटेरियल है, बाहर जो है वो एयर है और स्लैब में एयर नहीं है। तो ये जो मटेरियल है इसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना, जिससे हम एयर के साथ इसको कंपेयर कर लें कि भाई ये कैसा है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे अगर हमें वेट का कंपैरिजन करना होता है तो हम वेट मेज़र करते हैं। तो ये एंगल कितना बैंड होगा कितना नहीं होगा, उसको मेज़र करने के लिए क्या क्वांटिटी है। तो यहाँ से एक टर्म आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, क्योंकि हमने देखा कि ये जो बैंड हो रहा था ये स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हो रहा था। सॉरी, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, जो ये रे आ रहा है इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है। तो हमने चेक किया कि यहाँ की जो स्पीड है, सपोज ये 1 है मीडियम और ये 2 है। पहले में लिख लीजिए स्पीड इन मीडियम 1, स्पीड इन मीडियम 1, लेट से v1, और स्पीड इन मीडियम 2 लेट से v2। स्पीड इन, ये मीडियम 1 थी, ये स्पीड इन मीडियम 2 v2। तो हमने देखा कि v1 v2 के इक्वल नहीं है। और कितनी डिफरेंट है कि जो v1 और v2 का रेशो है, v1 और v1 v2 के इक्वल नहीं है। तो इसी चीज़ को, इन्हीं चीज़ को रिलेट करने के लिए एक टर्म आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहीं पे अगर हमें निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या कर देंगे, v2 अपॉन v1। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम एयर टू किसी भी मीडियम में जाते हैं तो एयर में हमें नॉर्मली हमें पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c। तो यहाँ ऐसे भी डिनोट कर देते हैं म्यू इक्वल्स टू c बाई v। तो ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पे
वेलोसिटी है c और यहाँ पे क्या v और यहाँ पे स्पीड क्या है c, तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा म्यू। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं। रिफ्रैक्शन बाई स्पेरिकल लेंसेज, जैसे हमने वहाँ पे मिरर देखे थे, जब हमने पहले देखा था कि जब कोई चीज़ टकरा के वापस जा रही है तो उसको हम जनरल डेली लाइफ में क्या बोलते हैं मिरर, ऐसे था भाई, हमने इसको क्या नाम दिया था मिरर। मिरर बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टकराने के बाद, ऐसे टकराने के बाद ये चीज़ें ऐसे क्रॉस हो जा रही है। तो जब कोई लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट से क्रॉस हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, लेंस। भाई कांच या गिलास, कैसे वाला गिलास, वो चश्मे वाला गिलास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंस की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेंस। तो अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे जैसे हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा, बट हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ये सेम है, थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग भी करना। हम बेसिक चीज़ें इनकी देखेंगे। जैसे मिरर दो तरह के थे, ऐसे लेंस भी स्पेरिकल लेंस होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं स्पेरिकल लेंस। एक तो ऐसा लेंस होता है और एक ऐसा, अभी बताएंगे इनके बारे में दोनों के। ये दो तरह के लेंस होते हैं बेसिकली। तो अब इसमें करना क्या है, इनको पहचानने के लिए, पहचानने की एक ट्रिक बताते हैं इनको, कि हमको हाफ देखना है बस। हाफ कैसे देखना है, हाफ का क्या मतलब है कि हमको ऐसे ये वाला पोर्शन देखना है बस। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है इस लेंस में, ये वाला ऐसे बन रहा है। तो ऐसे हमारा कौन सा मिरर बनता था, याद करिए, ऐसे हमारा मिरर बनता था, ऐसे हमारा कौन सा मिरर बनता था, क्या नाम था इसका, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी लेंस कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली इसमें भी ये वाला पोर्शन देखेंगे बस, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ऐसे कौन सा मिरर बनता था हमारा, ये वाला कौन सा मिरर होता था, इसकी तो बहुत इमेजेस देखी हमने, ये क्या था, कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा हुआ, कॉनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो ये दो हमारे लेंसेज हुए जो हमने समझे कि कैसे इनको पहचानना है, इनको, क्योंकि इनको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर में। तो ये हमारे पास दो लेंस हुए। अब हम इन दोनों लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अरे डायग्राम। पहले थोड़ा सा लेंसेज के बारे में जान लेते हैं, कैसे जानेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे पहले हम, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पहले इसकी टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं थोड़ी सी। ये देख लेते हैं एक बार कि ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या फिर कह लीजिए ओ, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें सारी डिस्टेंस यहाँ से मेजर होंगी जैसे वहाँ पे पोल से होती थी, ठीक है। दूसरा, हमने इसका ये वाला पार्ट लिया था, ये वाला पार्ट लिया था, तो समझ लीजिए इसके फोकल इधर होंगे, ये हो गया एफ फोकल। इसमें F1 एंड F2 बोलते हैं, यानी कि F1 और F2, या फिर 2F1 बोल लीजिए, 2F, ट्वाइस ऑफ F, ठीक है। सेम इस डायरेक्शन में भी दिखाते हैं, बट अगर हमने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो इसके इस साइड में होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें डायरेक्शन के नाम पे सिर्फ यही एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है, कि अगर हमने ये लिया है तो इसके हमें पता था इधर था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें ऐसे ही चूज़ करने हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है, डायरेक्शन सेम ही है। ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर की हाइट को पॉजिटिव लेना है, नीचे की को निगेटिव लेना है। इस साइड में सारी चीज़ें निगेटिव होंगी, इस साइड में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। साइन कन्वेंशन सब सेम है, ठीक है। बस एक बात यही ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस यहाँ से मेज़र होंगी और इसके लिए ये पॉजिटिव होगा फोकस। यानी कि इसमें क्या है कि अगर फोकल पॉजिटिव हुआ तो मिरर लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव में निगेटिव होगा, क्यों होगा निगेटिव, कॉनकेव ये वाला था, ये वाला था, और इसमें इधर था ये फोकल इसमें इधर आएगा, ये, तो ये इधर निगेटिव होगा। तो इसको याद रखेंगे, ये छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखना है। साइन कन्वेंशन अभी हमने देख लिया, साइन कन्वेंशन एक बार फिर से बता दें। कोई भी लेंस हो यहाँ पे, ये वाला हो, कोई भी लेंस हो यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन पूरी पहले की तरह ही निगेटिव होगी, ये पूरी पॉजिटिव होगी,
अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे, बस इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से सब कुछ होगा। तो एक तरह से इसको क्वाड्रेंट की तरह मान सकते हैं। ये ऐसे बन गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इसमें अभी हमने इमेज वाला पार्ट छोड़ दिया है, क्योंकि इमेज का एक बार थोड़ा सा बस बता देते हैं इमेज का। जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज वाले में क्या है जो बताने का है थोड़ा सा, फिर इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मिरर में हम सारा कुछ बता चुके हैं कि जो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे 2f है, ये चीज़ें थी। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि एक तो जो भी लाइन सीधी आ रही होगी, जैसे ग्रीन सी करते हैं, जो सीधी आ रही होगी ये ऑप्टिकल लाइन है, यहाँ से चेंजेस होंगे इसमें जो भी होंगे, तो ये क्रॉस हो जाएगी, बट पासिस थ्रू द फोकल। सिंपल जैसे उसमें था ऐसे ही है, नो चेंज। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई रे कमिंग टूवर्ड द सेंटर या फिर कहें ऑप्टिकल सेंटर की तरफ कोई रे आ रही होगी, तो इट पासिस विद नो चेंज। ये सिंपल सीधी यहाँ से क्रॉस कर जाएगी बिना किसी चेंज के साथ। ठीक है, तो ये दो लाइन है, इनसे ही सारी इमेज बना लेंगे। तो इन इमेजेस को खुद से बनाने का ट्राई करिएगा। अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसका भी सेम ही वैसे इमेजेस बनेंगी जैसे मिरर की हमने बनाई थी। इसको भी सेम तरीके से याद किया जा सकता है। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मिरर और लेंस फॉर्मूला में एक थोड़ा सा चेंज है। लेंस फॉर्मूला जो है, लेंस फॉर्मूले में क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या था याद है? अच्छा किसी को मिरर फॉर्मूला, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा यहीं पे साथ साथ। मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जबकि लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक ये माइनस एक्स्ट्रा है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो ये लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में डिफरेंस हुआ। अब बात आई मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन थी m इक्वल्स टू, इसकी क्या थी यहाँ पे, m इक्वल्स टू h2/h1। तो ये तो यहाँ पे भी यही है h2/h1, बट इन टर्म ऑफ v एंड u m इक्वल्स टू क्या थी, माइनस v/u, जबकि इसकी मैग्निफिकेशन होगी m इक्वल्स टू v/u। तो इन फॉर्मूलों को सब याद रखेंगे, इसीलिए एक बार फिर से एक साथ बता दिए हैं दोबारा से। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिक देखते हैं। पहला न्यूमेरिक, अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ इस साइड में होती है। कैसे पता? क्योंकि कनकेव लेंस ये है, पहले कनकेव मिरर बना लेते हैं तो कनकेव लेंस हमेशा आसानी से बन जाता है। और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ किधर होती है, इधर होती है, तो ये रही। तो फोकल लेंथ हमें पता चल गया कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो किस में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे, निगेटिव 15 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस से ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे प्लेस करना है, तो इसका मतलब यू पूछ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि ये इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनाए। बट अब ये नहीं बताया कि इधर बनेगी या इधर। तो चलिए इसका इमेज डायग्राम एक बार देख लेते हैं, पहले तो समझा नहीं हमने। इसका इमेज डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं इसको। अब देखिए, अगर इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, अभी हमने देखा इसमें दो तरह के होते हैं कि एक तो पैरेलल गई लाइन, अगर लाइन पैरेलल जाएगी तो पास हो जाएगी, बट इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो यानी कि पास कैसे होगी, ऐसे होगी, पर ऐसा फील होगा कि ये शायद फोकस से आ रही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था कि
इट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर अनचेंज्ड। इसको ग्रीन से ऐसे बना देते हैं, अनचेंज्ड। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे इनकी इमेज बन रही है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर ये इन्फिनिटी पे रखा हो, ये देख लिया यहाँ पे हमने, तो ये क्या है? अब वही रियल नहीं, ये वर्चुअल होगा। इस लेंस के केस में इस साइड की वर्चुअल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखी है, इमेज इधर बननी चाहिए लेंस में। तो ये क्या हुई? वर्चुअल। इरेक्ट है, स्मॉलर है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव, यानी निगेटिव, यानी कि v क्या आएगा हमारा यहाँ से? -10 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें बता गया। अब हमें u निकालना है। अच्छा, इसी केस में दूसरी ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं हम? अगर हम फोकस पे भी रखेंगे तब भी सेम ही केस होगा। मतलब इसमें कॉनकेव लेंस में दो ही पोजीशन है। एक तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख लीजिए, इमेज यही बनेगी। दूसरी इन्फिनिटी पे रख लीजिए तो इमेज बनेगी फोकस पे। तो इसमें दो ही केस हैं। जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में दो केस थे, ऐसे यहाँ कॉनकेव लेंस में दो केस हैं। और जैसे वहाँ पे कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है हमारी? 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या? 1/u चाहिए। तो 1/u क्या बचेगा? इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बचेगा 1/v - 1/f। तो 1/u हुआ, v हमें पता लग गया -10 है। ओके, माइनस ये हमें पता है -15 है, ये भी ठीक है। तो 1/u = यहाँ पे 30 आएगा, -3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2, ये हुआ -1/30। तो u आया -30, और u हमेशा निगेटिव में ही होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से हमें लग गया कि हमारा आंसर लगभग ठीक है। और कुछ पूछा है? आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, यानी कि लेंस ने मैग्निफिकेशन कितनी प्रोड्यूस की, यानी कि इसको कितना बड़ा या छोटा किया। तो m निकालने का तरीका क्या था? h2/h1, बट ये हमारे पास नहीं है कुछ भी। दूसरा तरीका क्या था? v/u। हाँ, ये तो है। m = v क्या है? -10, और u क्या है? -30। तो ये क्या हुआ? 1/3। m क्या हुआ? 1/3, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या हुआ? 1/3, यानी कि 1/3 स्मॉलर हो गया, 3 टाइम स्मॉलर हो गया। और ये हमने देख भी लिया था यहाँ पे कि छोटी इमेज आएगी। दूसरा क्वेश्चन, अ 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस बार कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, फिर उसको पूरा कर देना, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ये तरीका बताया था। तो बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसने क्या है? 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, और ये फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? h1। ये क्या है? 2 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आती है। फोकल लेंथ बताया था पहले भी कि ये देखेंगे मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, और इसका फोकल किधर होता है? इधर होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर में कॉनकेव लेंस में फोकल क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि +10 सेंटीमीटर। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस दी है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होती है, ये बात हम सबको पता है। फाइंड द नेचर पूछ रहे हैं, पोजीशन पूछ रहे हैं, साइज पूछ रहे हैं, और बाद में मैग्निफिकेशन भी बताना है। ठीक है भाई, बताते हैं। पहले तो कैलकुलेशन से पोजीशन निकाल लेते हैं। कैसे? सिंपल है, 1/f = 1/v - 1/u। चाहिए 1/v हमें, तो 1/v क्या आ जाएगा? 1/f + 1/u। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/v = 1/f + 1/u। यहाँ पे लिख लेते हैं
एफ और यू, एफ प्लस 10 और यू माइनस 15, प्लस 10 माइनस 15। ओके, 1/v क्या हुआ, 1/10 माइनस 1/15, 30 एलसीएम आया, 3 माइनस 2 यानी कि 1/30। तो 1/v था ये, तो v क्या आया यहाँ से, पॉजिटिव 30। तो ये तो हमें पता लग गया कि इमेज जो होगा 30 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और क्या पॉइंट बचे, साइज, पोजीशन और मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो साइज कैसे निकलेगा, h2 कैसे निकलेगा, तो ये तो पहले बता चुके हैं, h2 एक ही तरह से निकलता है मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से, h2/h1 से। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, अगला पार्ट भी सोल्व हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगी, m इक्वल्स टू v/u से, v/u, और v क्या है 30 और u क्या है -15, तो ये हुआ -2। तो मैग्नीफिकेशन क्या आई, -2। अब ये सोचने की बात है, मैग्नीफिकेशन क्या माइनस में आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है। कि मैग्नीफिकेशन माइनस का मतलब होता है कि हाइट h2 और h1 की डायरेक्शन अलग अलग हैं, यानी कि हो सकता है h1 ऊपर को h2 नीचे को, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे चलते हैं फिर से, m इक्वल्स टू h2/h1। h2 क्या है पता नहीं है, m तो पता है ना -2 है, h2 पता नहीं है, और h1 2 सेंटीमीटर टाल पता है भाई, 2 सेंटीमीटर। तो h2 क्या आ गया यहाँ से, -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, v क्या आया था +30, यानी कि इस डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पे फोकल कितना था 10 सेंटीमीटर, सपोज 10 सेंटीमीटर फोकल यहाँ है, 2f कितना होगा 20 सेंटीमीटर पे यहाँ होगा 2f, और इमेज कहाँ बनी है 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि इमेज यहाँ कहीं बनी है। ठीक है, इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनी है। ठीक है, तो जैसे उसमें हमने पढ़ा था पहले, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये f था, ये 2f था। ठीक है, तो ये कोन के मिरर की तरह ही है बेसिकली पूरा का पूरा। इसको पोजीशन 1, इसको पोजीशन 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन इन्फिनिटी पे, 6 यहाँ लिख लेते हैं। तो जब 2 पे ऑब्जेक्ट रखा होता है 6 पे बनता है, यानी कि इन्फिनिटी पे। 3 पे रखा होगा तो 5 पे बनेगा, यानी कि बियॉन्ड 2f। तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f का मतलब है इस साइड में बियॉन्ड 2f। ठीक है, जब 4 पे रखा होगा 2f पे तो 2f पे बनेगा, यानी कि यहाँ रखा होगा तो यहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। जब 3 पे होगा, सॉरी जब 5 पे होगा तो 3 पे बनेगा, यानी कि 2f और f के बीच में, यानी कि यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, अभी कहाँ बने हैं बियॉन्ड 2f, और बियॉन्ड 2f का केस कब आता है, जब ऑब्जेक्ट 3 पे रखा हो, यानी कि f और 2f के बीच में। एक बार चेक करते हैं, f 10 है, 2f कितना होगा 20 होगा, ऑब्जेक्ट क्या था 15, तो 10 और 20 के बीच में था, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन। ये चीज़ें हमें पता है, इसको डायरेक्टली कॉनकेव मिरर से मैच कराना है। इसको आराम से समझा भी देता हूँ एक बार थोड़ा सा, और इसको एक बार सिंपल तरीके में थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलें। कि ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें पहले की तरह वही पॉइंट्स हैं कि ये f है, इसको f1 नाम ले लीजिए, इसको 2f नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको 2f। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, f2 होगा और यहाँ 2f2 होगा। ठीक है, तो हम ग्रीन से इमेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रेड से इमेज बनाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, तो इमेज कैसे बनेगी, एक बार दिखाई देते हैं इसकी इमेज बना के, सिंपल सिंपल सी, जल्दी जल्दी दिखाएंगे इसकी इमेज बना के एक बार। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये रे गई और ये पास होगी, बट इट सीम्स ये पैरेलल है, तो ये पास होगी, कहाँ को पास होगी, ये सीम्स नहीं, बस पास ही हो जाएगी फोकल पे को। ठीक है, तो इसको पीछे को बढ़ा सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, इसको पीछे को हम इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे, रेड से बना देते हैं, चलो इंक्रीज नहीं करते हैं, रेड से बना देते हैं। ठीक है, दूसरी रे सेंटर से पास कराते हैं, जो सेंटर से पास होगी वो डायरेक्टली पास हो जाएगी विदाउट एनी चेंज। इसको भी पीछे को इंक्रीज करा देते हैं, 2 इंक्रीज कर देते हैं, 3 इंक्रीज कर देते हैं, 4 इंक्रीज कर देते हैं, 5 इंक्रीज कर देते हैं, 6 इंक्रीज कर देते हैं, 7 इंक्रीज कर देते हैं, 8 इंक्रीज कर देते हैं, 9 इंक्रीज कर देते हैं, 10 इंक्रीज कर देते हैं, 11 इंक्रीज कर देते हैं, 12 इंक्रीज कर देते हैं, 13 इंक्रीज कर देते हैं, 14 इंक्रीज कर देते हैं, 15 इंक्रीज कर देते हैं, 16 इंक्रीज कर देते हैं, 17 इंक्रीज कर देते हैं, 18 इंक्रीज कर देते हैं, 19 इंक्रीज कर देते हैं, 20 इंक्रीज कर देते हैं, 21 इंक्रीज कर देते हैं, 22 इंक्रीज कर देते हैं, 23 इंक्रीज कर देते हैं, 24 इंक्रीज कर देते हैं, 25 इंक्रीज कर देते हैं, 26 इंक्रीज कर देते हैं, 27 इंक्रीज कर देते हैं, 28 इंक्रीज कर देते हैं, 29 इंक्रीज कर देते हैं, 30 इंक्रीज कर देते हैं, 31 इंक्रीज
तो जब ये पीछे को इंक्रीज होगी यहाँ कहीं पे ये मिलेंगी, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये बेसिकली 2F के बाद का पॉइंट होता है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। 2F यहाँ पे कहीं पे होगा 2F1, और ये यहाँ पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये था जब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रखी होगी तो इमेज यहाँ बनेगी। ये सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए थी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए देखते हैं अब। सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है, सिक्स्थ होगा इन्फिनिटी, ठीक है। सिक्स्थ भी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं एक बार। फर्स्ट पोजीशन तो हमने समझ लिया है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन है। डिफरेंट कलर से क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ जाओगे आप। ये फिफ्थ पोजीशन है, और सिक्स्थ पोजीशन कौन सी है, इन्फिनिटी। सिक्स्थ पोजीशन है इन्फिनिटी, यहाँ पे बनाती है, ठीक है। अगर इधर करें तो इनको कंपेयर करें तो सेकंड पोजीशन यहाँ पे ये होगी, सेकंड पोजीशन ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी, फिफ्थ ये होगी। कलर चेंज हो गया क्या, ठीक है कोई नहीं। और सिक्स्थ पोजीशन कौन सी होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। अब इसमें मजे की बात, अब इसमें जो समझने की बात है वो ये है, सेम कलर से करते हैं। जब सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन पे, ठीक है। सेम कलर से बनाएंगे। दूसरा कलर ग्रीन। जब यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट 3 पे, तो 3 का कहाँ पे जाता है, 5 पे जाता है। जैसे 2 का 6 पे गया था तो 6 पे बनी, 3 का 5 पे गया था तो 5 पे, यानी कि यहाँ कहीं बनेगी ग्रीन। थर्ड कलर ब्लैक। जब यहाँ पे होगा 2F पे तो 4 का 4 पे बनती है, तो 4 की 4 पे बनेगी, 2F पे बनेगी। जब यहाँ पे होगा फिफ्थ पे कहीं पे, तो फिफ्थ की फिर से 3 पे बनती है, और 3 ये रही, तो ये यहाँ पे कहीं बनेगी। और जब सिक्स्थ पे होगा, यानी कि इन्फिनिटी पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखी होगी, तो फोकस पे बनती है, तो यहाँ पे कहीं बनेगी, छोटी सी बनेगी। तो इनको याद रखेंगे, इंटरचेंजेबल हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में था, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में है। सभी एक बार बना के ट्राई भी करेंगे, सारे रे डायग्राम बनाने हैं। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर कोई लेंस है हमारा और उसकी फोकल लेंथ है, उसकी फोकल लेंथ, सपोज की फोकल लेंथ है f, स्मॉल f, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी होगी, उसकी पावर होगी पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि p, ये होगी 1/f। और फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर या सेंटीमीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरी यूनिट या फिर कहें एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, होती है डायोप्टर, या फिर डी से डिनोट, डायोप्टर रिप्रेजेंट बाय डी। तो इस बात को याद रखें। एक चीज़ और कि हमें पता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से ये इस साइड में यहाँ होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। और पावर हमेशा क्या होती है, 1/f। तो पावर भी इसकी क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर। अब अगर इस लेंस को देखें, इसका इसके हिसाब से यहाँ पे इस साइड में बनेगा फोकल, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ होगी हमेशा निगेटिव, क्या होगी, निगेटिव। तो पावर भी क्या होगी, 1/f। तो पावर इज ऑलवेज निगेटिव। तो इसमें क्या याद रखना है, 2 पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं। इफ पावर इज, पहला पॉइंट क्या होगा, निगेटिव। अगर पावर निगेटिव है तो क्या होगा, और दूसरा पॉइंट है अगर पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो पावर निगेटिव है तो हमने देख लिया, पावर निगेटिव है तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। और पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइंड
द फोकल लेंथ फाइंड द पावर ऑफ concave lens of focal length 2 मीटर। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो कॉनकेव लेंस बोले हैं, अभी हमने यहाँ से देखा कि कॉनकेव लेंस होगा तो निगेटिव पावर होगी, यानी कि फोकल लेंथ निगेटिव होगी। तो 2 मीटर है, तो पावर कैसे निकालेंगे? पावर का फॉर्मूला हमें पता है 1/f, तो पावर हुई 1/2, यानी कि 0.5 मीटर इनवर्स, और फोकल किस में होगी? निगेटिव में, यानी कि निगेटिव। तो यहाँ से पावर आई -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। हम आगे बचे हुए चैप्टर जल्दी पूरे करेंगे, और साथ में इनके अलग से न्यूमेरिक और PYQ में जो भी न्यूमेरिक आए हैं पिछले 2-3 सालों में, वो सब कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।